अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मास्टर्स। आज हम करेंगे MGT501 का लेक्चर नंबर 15 और 16। लेक्चर नंबर 15 और 16 रिलेटेड हैं आपके लेक्चर नंबर 14 से, जिसमें हमने जॉब एनालिसिस वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। तो ये दोनों लेक्चर भी उसी का कंटिन्यूस पार्ट हैं और ये दोनों लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपके पेपर का मेजर पार्ट जो है वो इन्हीं 3 लेक्चर्स में से आता है, तो हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने वापस जॉब एनालिसिस को डिफाइन किया है कि ये क्या होता है, जैसे हमने पीछे लेक्चर में पढ़ा था कि ये सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम जॉब को एनालाइज करते हैं, ताकि हम पता चल सके कि इस जॉब में कौन सी हैं ऐसी पोजीशन अनअसाइन हैं, फिर हमें कहाँ कहाँ कौन से वर्कर्स को और जो है वो हायर करना है, वो सारी चीज़ें हमें जॉब एनालिसिस से पता चलता है। अब यहाँ पर जॉब एनालिसिस के कुछ मेथड्स दिए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि आप कुछ मेथड्स लिखें। तो सबसे पहले ये मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग जॉब एनालिसिस इन्फॉर्मेशन को, मेथड्स को कैसे कलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स लिखे हुए। सबसे पहले है इंटरव्यू कंडक्ट करके भी आप जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इंटरव्यू इंडिविजुअल का भी होता है, ग्रुप का भी होता है और सुपरवाइज़र के अंडर भी इंटरव्यू होता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि जॉब एनालिसिस और एनालिस्ट और सुपरवाइज़र जो है उनको क्या आइडेंटिफाई करना चाहिए, कौन से वर्कर काम के लिए बेस्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाले पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर ये फॉलोइंग आर द इंटरव्यू गाइडलाइंस, इंटरव्यू की यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इंटरव्यू की कुछ जो है वो गाइडलाइन बता दें। तो फॉलोइंग आर द इंटरव्यू गाइडलाइंस, यहाँ पर आपको इन्होंने कुछ गाइडलाइन दी हुई हैं, 5-6 आई थिंक सो। सबसे पहले तो जॉब एनालिसिस और सुपरवाइज़र को ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से वर्कर इस काम के लिए बेस्ट हैं और उनको हायर करना चाहिए। उसके बाद उनको एक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए इंटरव्यू के साथ। उसके बाद उनको एक स्ट्रक्चर गाइड और चेकलिस्ट बनानी चाहिए और फिर वर्कर्स को कहना चाहिए कि उनकी जो ड्यूटी लिस्ट है वो किस तरह इंपॉर्टेंट है और नहीं है। और उसके बाद एंड पे उन्होंने जितना भी डाटा कलेक्ट किया है उसको वेरीफाई भी करते हैं और रिव्यू भी करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपको आ सकता है पेपर में। उसके बाद है क्वेश्चनरीज। पहला तो जो मेथड्स है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने सिर्फ मेथड्स के नाम याद रखने। पहला मेथड है इंटरव्यू का, दूसरा मेथड है क्वेश्चनरीज, यानी कि डिफरेंट क्वेश्चंस आप पूछ लें और आप फाइंड कर लेते हैं उसका सोल्यूशन। तो यहाँ पर क्वेश्चनरीज कैन बी क्विक एफिशिएंट वे ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉय। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉय से अगर आपने जल्दी से इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना है तो आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। तो वो क्वेश्चनरीज होगा, डिफरेंट क्वेश्चन पूछकर हम जल्दी से डाटा कलेक्ट कर लेंगे। थर्ड थिंग है इसमें ऑब्जर्वेशन। उसके बाद है जी पार्टिसिपेंट डायरी लॉग्स। क्वांटिटेटिव जॉब एनालिसिस टेक्निक यहाँ पर कुछ दी हुई है। पहली तो पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनरीज, PAQs, इसकी शॉर्ट फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है कि PAQ स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो PAQ स्टैंड फॉर पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनरीज। इसमें क्या होता है, इसमें जितनी भी क्वेश्चनरीज होती हैं यूज टू कलेक्ट क्वांटिफाइडेबल डाटा। जब हम डाटा को कलेक्ट करने के लिए डिफरेंट तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, डिफरेंट तरह के डिसीजन बनाई जाती हैं, स्किल एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं। डिपार्टमेंट लेवल पोजीशन DOL, इनकी शॉर्ट फॉर्म्स आप यहाँ से देख लेंगे। इनकी शॉर्ट फॉर्म्स आपको MCQ से पूछी जा सकती हैं। उसके बाद है यूजिंग मल्टीपल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो ये 5-6 जो है वो टेक्निक्स थे मेथड जॉब एनालिसिस को फाइंड आउट करने के। अब यहाँ पर सोर्सेज ऑफ डाटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से जो डाटा कलेक्ट करने के मेन सोर्सेज कौन से होते हैं। पहले तो एम्प्लॉय हैं, फिर सुपरवाइज़र हैं, फिर मैनेजर है, फिर जॉब एनालिस्ट हैं, फिर जॉब एनालिस्ट HR वाले जो हैं वो हैं, फिर आउटसाइड कंसल्टेंट से बात की जाती है, सुपरवाइज़र और मैनेजर से जो है वो डाटा कलेक्ट किया जा सकता है। तो मेन सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा फॉर जॉब एनालिसिस आर दीज पॉइंट्स। सो ये आपको शॉर्ट में पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि जॉब एनालिसिस का प्रॉब्लम क्या है। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि ये टू लेंथी है। ऑफ कोर्स आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, आपको बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग एंड रिक्वायर मच पेशेंस, टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत सारा पेशेंस आपको चाहिए। और माइट बी रिफ्लेक्शन ऑफ स्टीरियोटाइप्स, और ये स्टीरियोटाइप्स हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जिसमें लार्ज ग्रुप ऑफ ऑडियंस जो है वो किसी एक बंदे पर जो है वो क्रिटिसाइज करती हैं, तो उसका भी आपको सामना करना पड़ सकता है। तो ये जॉब एनालिसिस का 3 प्रॉब्लम्स हैं। तो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जॉब एनालिसिस के साथ कौन सी 3 प्रॉब्लम्स हैं या फिर कौन से डिफेक्ट्स हैं, कि जॉब एनालिसिस के अंदर कौन से जो पॉइंट्स हैं वो बैड पॉइंट्स हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर की टर्म में जॉब आइडेंटिफिकेशन दी हुई है और जॉब समरी, तो इसको भी देख लेते हैं। जॉब समरी शुड डिस्क्राइब द जनरल नेचर ऑफ द जॉब। जॉब की जो समरी होती है उसमें जॉब का जनरल नेचर होना चाहिए, मेजर फंक्शनल एक्टिविटी होना चाहिए। तो ये जॉब एनालिसिस, जॉब आइडेंटिफिकेशन, जॉब समरी और ये जो सारे पॉइंट्स हमने पीछे भी कुछ लेक्चर्स में पढ़े थे, जिसमें था जॉब डिस्क्रिप्शन थी, वो सारे भी इंपॉर्टेंट हैं। आपसे इनकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। उसके बाद लेक्चर नंबर 16 भी इसी से कंटिन्यूस पार्ट है, जिसमें HRP की बात की हुई। ये कुछ चीज़ें हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं, यहाँ पर वो दोबारा से जो है रिपीट हो रही हैं सेम। ह्यूमन रिसोर्स फोरकास्टिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो जीरो बेस्ड फोरकास्टिंग होती है। इस मेथड के अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो है करंट लेवल ऑफ एम्प्लॉय देखती है एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डिटरमाइनिंग द फ्यूचर स्टाफिंग नीड्स को देखती है। पहले देखती है करंट में कितने मौजूद हैं एम्प्लॉयर, उसके बाद जो है वो फ्यूचर में स्टार्टिंग कितने में पॉइंट्स जो है वो एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी।
फिर बॉटम अप्रोच है। बॉटम अप्रोच में सक्सेसिव लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है लोवेस्ट से स्टार्ट करते हैं ऊपर की तरफ। तो ये वाली टेक्निक्स हमने पहले भी पढ़ी थी। फिर मैथमेटिकल मॉडल्स जो है वो भी यूज़ किए जाते हैं HR रिक्वायरमेंट्स को जो है वो कंप्लीट करने के लिए। फिर सिमुलेशन भी यूज़ की जाती है। सिमुलेशन इज अ टेक्निक फॉर एक्सपेरिमेंटिंग द रियल वर्ल्ड सिचुएशन। रियल वर्ल्ड में एक सिचुएशन दी जाती है तो उसको हम सिमुलेशन कहते हैं। उसके बाद फोरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स, तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन रिसोर्स फोरकास्टिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। तो जस्ट नाम भी आपसे शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं या फिर MCQs से आ सकता है। उसके बाद ये वाला टॉपिक भी हमने पीछे पढ़ा है। सरप्लस ऑफ द एम्प्लॉयज़ फोरकास्टेड। सरप्लस का मतलब क्या होता है कि अगर आपके एम्प्लॉयज है वो ज़्यादा हो जाते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तब आप क्या करेंगे। तो पहले तो आपने रिस्ट्रिक्ट हायरिंग को आप रिस्ट्रिक्ट कर दें। रिड्यूस आवर्स को रिड्यूस कर दें, कम वक्त के लिए एम्प्लॉयज़ को बुलाएं अपने। अर्ली रिटायरमेंट दे दें उनको या फिर ले ऑफ कर दें। ले ऑफ का मतलब ये होता है कि कुछ देर के लिए टेम्परेरी तौर पर आपको उनको ऑर्गेनाइजेशन से रिमूव करते हैं या फिर परमानेंट भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स भी हमने पहले पढ़े थे। और शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स भी हमने पढ़ा था। ये दोनों पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके शॉर्ट लॉन्ग और MCQ सब के लिहाज से। इसमें से ज़रूर आपसे कुछ ना कुछ पूछा जाता है कि अगर वर्कर शॉर्ट हो जाएं तब क्या करेंगे। आपने क्रिएटिव रिक्रूटमेंट करनी है, यानी कि क्रिएटिव तरीके से उनको न्यू तरीके से उनको हायर करना है, अट्रैक्ट करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कंपनसेशन जो बेनिफिट्स होते हैं, जितने भी जो है फाइनेंशियल बेनिफिट्स है, रिवॉर्ड है, जितने भी हेल्थ केयर के हैं, वो सारे आपने बढ़ाने हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आप दे सकते हैं एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि आपको शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉय है, आपको तो ज़्यादा एम्प्लॉय चाहिए, तो आप उनको ऐसे एम्प्लॉयज़ भी चुन सकते हैं जो बिल्कुल भी ट्रेन नहीं है और उनको आप बाद में ट्रेन कर सकते हैं। उसके बाद आप डिफरेंट सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड्स भी रख सकते हैं। डिफरेंट स्टैंडर्ड्स पर आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तब करेंगे जब हमारे पास एम्प्लॉय की शॉर्टेज होगी। उसके बाद सक्सेशन प्लानिंग और सक्सेशन डेवलपमेंट है, ये भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो इस लेक्चर में ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं जो हमने पहले पढ़ी हुई हैं, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि बार बार रिपीट हो रही है तो इंपॉर्टेंट तो होंगी। सो सक्सेशन प्लानिंग में हमने देखा था कि ये प्रोसेस होता है जिसमें हम क्वालिफाइड पर्सन को इंश्योर करते हैं कि वो अवेलेबल है जब कोई पोजीशन खाली होगी। यानी कि अगर मैनेजर की पोस्ट खाली है तो क्या जो दूसरे एम्प्लॉय हैं वो उनमें से कोई है जो मैनेजर बन सके। और डेवलपमेंट में क्या था, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम जॉब प्रोफाइल को जो है वो डिटरमाइन करते हैं, उसकी की पोजीशंस को, और इंश्योर दैट करते हैं कि जो प्रॉपर्ली डेवलप हो रहा है उसकी जो क्वालिफिकेशन उससे मैच कर रही हैं या नहीं कर रही। ठीक है, तो ये भी हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था। उसके बाद है HR हायरिंग प्रोसेस। रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं और फिर सोशलाइजेशन करते हैं। ये तीनों पॉइंट्स आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे। रिक्रूटमेंट मतलब हायर करते हैं, उसके बाद हम उसको सेलेक्ट करते हैं, यानी कि हायर और नो हायर का जो डिसीजन होता है एच एप्लीकेंट के रिलेटेड वो आप सिलेक्शन प्रोसेस में लेते हैं कि हायर करना है या नहीं करना। सोशलाइजेशन में क्या होता है कि न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए ओरिएंटेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको सब चीज़ों के बारे में गाइड किया जाता है, सब चीज़ें उनको बताई जाती हैं कि ये चीज़ें हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये आपके काम हैं, ये लोग हैं, सारे लोगों को भी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, एक ओरिएंटेशन हो जाती है उनकी। उसके बाद यहाँ पर रिक्रूटमेंट को डिस्क्राइब किया गया है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग अट्रैक्ट करते हैं इंडिविजुअल को टाइमली बेस पे, यानी कि न्यू एम्प्लॉयज़ को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके जो गोल क्या होते हैं, टू अट्रैक्ट द क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स। सबसे अच्छे और सबसे बेहतरीन और क्वालिफाइड आपको एम्प्लॉय चाहिए, आप उनको अट्रैक्ट करेंगे। और इसके बाद नॉन क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ को डिस्करेज भी करना, ये रिक्रूटमेंट का जो है वो गोल है। उसके बाद इसके जो कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं वो क्या है, इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, अट्रैक्टिवनेस ऑफ द जॉब है, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, पहला टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद रिक्रूटमेंट की दो टाइप्स दी हुई है, एक इंटरनल रिक्रूटमेंट है और एक एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है, ये आगे भी डिटेल में आएगा। इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या होती है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही एम्प्लॉय को हायर कर रहे थे, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पास जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, कोई पोजीशन वैकेंट है, यानी कि कोई मैनेजर की पोजीशन लेट्स सपोज अगर एम्प्टी है, तो आप किसी अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने ही बंदे को जो है वो हायर कर लेते हैं। ठीक है, इससे कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में क्या करते हैं कि आप बाहर से लोगों को न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, उनको जो है वो आप हायर करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों की प्रॉन्स और कॉन्स भी हैं कि आपने कौन से एम्प्लॉय को बेस्ट एम्प्लॉय आपने चूज़ करना है। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट्स के भी कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं, और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। तो ये आप आगे डिटेल में जो है वो नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर शॉर्ट लॉन्ग में आया होता है कि रिक्रूटमेंट के एडवांटेज इंटरनल के क्या हैं, एक्सटर्नल के क्या हैं, या फिर आपको कोई सिनेरियो बना के भी दिया जा सकता है जिसमें आपसे पूछा जाए कि कौन सा बेस्ट है, इसमें इंटरनल रिक्रूटमेंट करनी चाहिए या फिर एक्सटर्नल आपको हायर करने चाहिए एम्प्लॉय। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में हमारे पास की पॉइंट्स हैं। HRP जो आपको मैंने पहले बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर रिक्रूटमेंट और जॉब एवोल्यूशन, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। की टर्म्स में अक्सर वही चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो की टर्म आपने किसी भी यूनिट्स की स्किप नहीं करने बिल्कुल भी, वो आपने करने हैं, वो एक तरह से आपकी समरी ही होती है दोनों यूनिट्स की।
तो यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 15 और 16 कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 17 और 18 को कंप्लीट करेंगे। होप्स हो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कर दें जिनका ये सब्जेक्ट है। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई। वैसे तो ये लेक्चर बहुत ईजी था, वही सारी बातें थी जो हमने पीछे डिस्कस कर ली थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मास्टर्स। आज हम करेंगे